नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। 5 बजने को है। मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है आपके लिए आपके खबरों के बुलेटिन का डेली डोज। ताजा खबरें, आपके काम की खबरें, आपके फायदे की खबरें एक साथ। सबसे पहले हेडलाइंस। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया। 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट। $1 का भाव 81 रुपए के करीब पहुंचा। 20 साल के हाई पर डॉलर इंडेक्स। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव। एफएमसीजी, मेटल, ऑटो, फार्मा में खरीदारी। बैंकिंग, एनर्जी में रहा दबाव। सेंसेक्स 337 तो निफ्टी 89 पॉइंट टूटा। अब सीधे कंपनियों को मिलेगा स्पेक्ट्रम। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ओटीटी के लिए आएगा अलग से रेगुलेशन। दूसरे चरण के सुधार के लिए टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल जारी। 20 अक्टूबर तक मंगाई गई है राय। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गहलोत और थरूर का नाम सबसे आगे। राहुल बोले नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। पीएफआई टेरर फंडिंग केस में एनआईए और ईडी का जॉइंट एक्शन। 10 से ज्यादा राज्यों में एक साथ कई ठिकानों पर छापे। कई राज्यों के पीएफआई प्रमुख समेत 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। कुछ जगहों पर कार्रवाई का विरोध। हैदराबाद में क्रिकेट मैच का टिकट खरीदने में मची भगदड़। कई लोग घायल। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 25 सितंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच है तीसरा टी20 मैच। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की, जहां अध्यक्ष पद के चुनाव की रेस दिलचस्प होती जा रही है। अभी तक अशोक गहलोत और शशि थरूर का नाम रेस में सबसे आगे है। संभावनाएं जताई जा रही कि ये दो चेहरे कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में दावेदारी पेश कर सकते हैं। इसके अलावा मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह के नाम को लेकर भी अटकलें लग रही हैं। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे। हालांकि उन्हें मनाने की कवायदें जारी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेसियों को उम्मीद है कि शायद राहुल गांधी मान जाए। खैर, वो नहीं माने तो जो नाम रेस में है वो हमने आपको बताया। चलिए अब हम In the last press conference, I made my position very clear, and that remains my position. The Congress president is not just an organizational post. The Congress president is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas. He represents a belief system. And he represents a vision of India. तो राहुल गांधी ने कहा वो तो नहीं बनेंगे, लेकिन जो अध्यक्ष बनेगा उसके लिए उन्होंने नसीहतें जरूर दे डाली हैं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट पद जो है वो एक बिलीफ सिस्टम है अपने आप में, और क्या क्या करना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष को। खैर, चलिए हम बात करेंगे अब अपनी संवाददाता पल्लवी से। वो रोज इस मामले में नजर रख रही है, पल्लवी घोष, और हमें ताजा अपडेट देती है। तो पल्लवी, ये तो साफ हो गया कि राहुल गांधी शायद अब नहीं मानेंगे। वो नहीं मानते हैं तो अशोक गहलोत और शशि थरूर अब रेस में सबसे आगे हैं। नाम दिग्विजय सिंह का भी आ रहा है। क्या लग रहा है, कौन हो सकता है नया अध्यक्ष, या फिर राहुल को अभी भी कहीं से चमत्कारिक तौर पे मनाया जा सकता है? देखिए, राहुल गांधी ने कोची में आखिरकार साफ ही कर दिया कि वो अध्यक्ष पद के रेस में बिल्कुल ही नहीं है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी जो कांग्रेस के आदर्श है उसको आके लेके बढ़ना है, और बीजेपी के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस बात से साफ हो गया कि राहुल गांधी अब रेस में नहीं रहेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि कोची में उन्हीं के साथ थे अशोक गहलोत। कल अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिले थे, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तब शायद मैं नामांकन पत्र भरूंगा, लेकिन फिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आखिर तक अशोक गहलोत ये बात कहते रह गए कि वन मैन वन पोस्ट इस पे लागू नहीं होता है। लेकिन अगर आपको याद होगा, उदयपुर रेजोल्यूशन एक है जिसमें यह पारित किया गया था कि आदमी एक ही पद पे रह सकता है, यानी कि अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये बात आज राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया कोची के प्रेस वार्ता में। अशोक
गहलोत से जब ये पूछा गया, उन्होंने यही कहा कि जो मुझे कहा जाएगा मैं वही करूंगा। 26 तारीख जब से नवरात्रे शुरू होते हैं, हम उम्मीद लगा सकते हैं कि उस समय सब लोग नामांकन पत्र भरना शुरू करेंगे। हालांकि 24 तारीख औपचारिक स्थिति है, लेकिन अशोक गहलोत अगर नामांकन पत्र भरते हैं तो शायद जब चुनाव का परिणाम आएगा, यानी कि 19 अक्टूबर के आसपास, तभी शायद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या अशोक गहलोत बने रहेंगे मुख्यमंत्री के पद पे। अगर हम उदयपुर रेजोल्यूशन की बात करें तब तो ये नामुमकिन है। अशोक गहलोत के अलावा बहुत और भी ऐसे नाम हैं जो शायद ये पत्र भर सकते हैं, जैसे कि शशि थरूर, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, मनीष तिवारी और G23 के बहुत सारे सदस्य। जी पल्लवी, शुक्रिया। तो बड़ा दिलचस्प हो गया पूरे कांग्रेस का मामला। राहुल गांधी अलग हो गए हैं, अशोक गहलोत अब है तो मुख्यमंत्री राजस्थान के, लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि दोनों चीजें संभाल लेंगे, लेकिन अब उदयपुर रेजोल्यूशन की बात सामने आ गई। अब कह रहे पार्टी जो कहेगी मानूंगा, तो यानी अगर बनते हैं अध्यक्ष तो जाएगी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी, उसको कौन संभालेगा, तो पायलट का दावा है। लेकिन क्या छोड़ना चाहते हैं अशोक गहलोत, तो बड़ी कश्मकश है इस वक्त कांग्रेस के अंदर, और ये पूरा मामला बड़ा दिलचस्प हो चला। इधर कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए अधिसूचना जरूर जारी कर दी गई है। 24 सितंबर से नामांकन भरने की शुरुआत होगी, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस में कलह भी सामने आने लगी है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने अशोक गहलोत का समर्थन किया, साथ ही वो शशि थरूर के विरोध में उतर आए। गौरव वल्लभ ने ट्वीट किया कि सार्वजनिक चर्चा में जो दो नाम सामने आ रहे हैं उनमें किसी एक को चुनना हो तो दोनों में से किसी की तुलना नहीं हो सकती। अशोक गहलोत जहां 45 साल बेदाग राजनीतिक कैरियर के साथ हैं, तो वहीं शशि थरूर ने पिछले 8 साल में कार्यकर्ताओं को पीड़ा देने का ही काम किया है। सार्वजनिक न्यूज़ में जो दो नाम चर्चा में जो आ रहे हैं, उनमें एक है श्री अशोक गहलोत जी, जो 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के केंद्रीय मंत्री, 5 बार के सांसद, 5 बार के एमएलए, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति। आज भी वर्तमान राजनीति में मैं कहता हूँ सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो गांधीवादी विचारों से जो आगे बढ़ रहा है, ऐसा व्यक्ति जो कार्यकर्ताओं का नेता है। एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ श्री शशि थरूर जी है। मुझे तो उनका पिछले 8 साल में एक ही प्रमुख योगदान याद आता है कि जब कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी अस्पताल में भर्ती थी, उस समय वो उनको चिट्ठियां लिख रहे थे और भेज रहे थे। उस चिट्ठी से लाखों कार्यकर्ताओं की तरह, करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह मुझे भी बड़ी पीड़ा पहुंची। चलिए, तो अब कौन होगा कांग्रेस का बॉस? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर कौन बनेगा कांग्रेस का बॉस? जरूर जुड़िए हमारे साथ आज शाम 7:57 पर। आज की एक और बड़ी खबर, डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गया है। पहली बार एक डॉलर का भाव 81 रुपए के पास पहुंचा है। रुपए में आज 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। रुपए का हाल समझते हैं हमारी कमोडिटी एडम मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, अब रुपए देखिए, ये जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ काफी नजदीक 81 रुपए के पहुंच चुका है। क्या यहां से और गिरावट देखने को मिलेगी? काफी दिन तक इसने स्तर थामा 80-81 का, लेकिन क्या ये टूटता हुआ नजर आएगा? जी हाँ, लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि काफी शार्प डिक्लाइंस हमने यहाँ पर क्रॉस करेंसी मार्केट्स में आते हुए देखे हैं। रुपए की ही अगर यहाँ पर बात करें तो जोरदार गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। 80 का लेवल हमने बड़े आसानी से यहाँ पर निकलता हुआ देखा, और हमने गिरावट यहाँ पर काफी गहराते हुए भी देखी। ऑलमोस्ट 81 के आसपास के स्तर हमने यहाँ पर रुपए में बनते हुए देखे, और एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट ये पिछले 7 महीने में आज यहाँ पर दर्ज की गई है। रुपए में गिरावट के काफी सारे यहाँ पर रीजंस भी रहे हैं। अगर आप पिछले 1 महीने की बात करें तो 1.25% की गिरावट यहां पर रुपए में देखने को मिली, और 10% तक गिरावट यहां पर इस साल में अब तक देखने को मिली है। 2 हफ्ते में करीबन ₹1.25 से ज्यादा तक की मंदी हम यहां पर रुपए में देख चुके हैं। काफी सारी रीजंस हैं। एक तो ये कि यूएस में हमने लगातार यहां पर दरें बढ़ती हुई देखी हैं। पिछले 3 रेट हाइक्स 75 बेसिस पॉइंट के रहे हैं। इसका असर सीधा डॉलर इंडेक्स पे देखने को मिला, जहां पर 20 साल के हाइस पर कारोबार है, और डॉलर इंडेक्स में पिछले 1 महीने में 2.5% की तेजी देखने को मिली है। जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो है, भारतीय बाजारों में से एफआईआईज की जो बिकवाली है उसका असर भी यहां पर रुपए में देखने को मिला है। जो रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है उसकी भी चिंताएं यहां पर बाजार में देखने को मिली। और इसके अलावा अगर आप बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो यहां पर भी बड़े मूव्स देखने को मिले हैं। यूएस का 10 साल का बॉन्ड यील्ड 15 साल के हाईज पे, तो 2 साल का बॉन्ड यील्ड्स अब यहां पर 12 साल के हाईज पर देखने को मिला है, जिसका इंपैक्ट हमने बॉन्ड्स इंडियन मार्केट्स में भी पड़ता हुआ देखा। ये रुपए का चार्ट है, और आप देख सकते हैं लगातार यहां पर मुनाफा वसूली या मंदी हमने इस साल की शुरुआत से आते हुए देखी है। जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हैं वो मार्च में शुरू हुई,
और उसके बाद लगातार यहां पर गिरावट का सिलसिला रुपए में अब भी जारी है। अगर आप देखें कि किस तरह से रुपए ने यहां पर बिहेव किया है बाकी करेंसीज के मुकाबले, तो उसका असर भी हम यहां पर बनता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स जिस तरह का रुपये में डिक्लाइन देखने को मिला है, उसका इंपोर्ट बिल पे तो असर पड़ेगा ही। सारी पेमेंट जो है वो यहां पर एक्सपेंसिव होती हुई नजर आएंगी। व्यापार घाटा यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट है, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हम आता हुआ देखेंगे। इसके अलावा इंपोर्ट वाली जो कंपनीज हैं जिनको यहां पर डॉलर कन्वर्जन करके देना है, उनके लिए ऑफकोर्स यहां पर नुकसान है। और साथ ही साथ जो तेल कंपनियां हैं, क्योंकि हम अपना 85% तेल की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं, तो ये जो कन्वर्जन है रुपए का जो 81 के आसपास अब होता हुआ नजर आएगा, उसका भी इंपैक्ट हम यहां पर आता हुआ देखेंगे। ये एक चार्ट है कि इस वक्त तक एशियन करेंसीज, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज ने पिछले एक महीने में किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है। तो आप देख सकते हैं रुपए में हमने थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस आते हुए देखी है। जो बाकी करेंसीज हैं, चाहे वो सिंगापुर डॉलर है या चाइनीज युआन है, जिसको हम काफी क्लोजली फॉलो करते हैं, वहां पर गिरावट काफी ज्यादा है। बाजार को लगता है कि 81 के आसपास तो हम ऑलरेडी यहां पर हैं, और अगर डॉलर इंडेक्स में यहां पर और तेजी देखने को मिलती है, अगर वो 113, 114 के स्तर पर जाता है, तो 81.5, 82 तक के लेवल्स भी यहां पर रुपए में मुमकिन है। शुक्रिया मनीषा। तो यहां पर रुपए में अभी क्या कहें कि गिरावट शायद और देखने को मिल सकती है। कंपैरिजन वो बता रही थी कि दूसरे देशों की करेंसी कितनी गिरी है डॉलर के मुकाबले, वहां रुपया बलवान दिखता है, लेकिन ओवरऑल डॉलर के सामने फिलहाल तो कमजोर नजर आ रहा है और ये कमजोरी बढ़ भी सकती है। चलिए लगे आ तो बात कर लेते हैं बाजार की। मार्केट की आज वीकली एक्सपायरी थी और आज हमने दिन भर बाजार में उतार चढ़ाव भरा कारोबार देखा। सेंसेक्स आज बंद होते होते 337 पॉइंट गिर गया और ये 59,120 पर बंद हुआ। तो निफ्टी में भी 89 पॉइंट्स की गिरावट रही है, 17,630 पर जाके टिका। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में 573 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली और 40,631 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा एफएमसीजी, मेटल, ऑटो, फार्मा शेयरों में खरीदारी देखी गई, तो वहीं बैंकिंग, एनर्जी, रियल्टी शेयरों पर आज दबाव रहा। और बाजार पे थोड़ी राय भी ले लेते हैं। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह का कहना है कि आईटीसी और एलएनटी में निवेश फायदेमंद है। उनके अनुसार आईटीसी की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, वहीं कैपिटल गुड्स सेक्टर में एलएनटी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। साथ ही सीमेंट शेयरों में अंबुजा और एसीसी उन्हें अच्छे लग रहे हैं। मैं अगर 2-3 स्टॉक्स अगर मैं रेकमेंड करूंगा तो एक तो मेरा फेवरेट आईटीसी रहा है। आपको मालूम है जब भी हम आपके शो में आए हैं हमने आईटीसी को कहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी वो एक बड़ी स्टोरी बन सकती है। तो कभी भी अगर इसमें डिप्स आए 5-10% का जो आ ही सकता है मार्केट वीकनेस के कारण, तो वहां पर कमिटमेंट बनाइए। और कैपिटल गुड स्पेस में मुझे लगता है कि एलएनटी अगले 6 से 12 महीनों में अच्छा रिटर्न देगा। तो ये दो स्टॉक्स आई थिंक निफ्टी का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकता है, अलॉन्ग विद सीमेंट, जहां पर हमें एसीसी और अंबुजा तो अच्छा लगता है। आजकल मूनलाइटिंग चर्चा में है। इसी बीच विप्रो के चेयरमैन रिशाद प्रेम जी ने खुलासा किया है कि पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने 300 लोगों को कॉम्पिटिटर कंपनियों के लिए मूनलाइटिंग करते हुए पकड़ा है और उन्हें नौकरी से निकाला गया है। मूनलाइटिंग का मतलब है नौकरी के साथ कोई दूसरा काम करना। रिशाद प्रेम जी ने पहले भी कहा था कि मूनलाइटिंग कंपनी के साथ चीटिंग है। अब उन्होंने कहा है कि मूनलाइटिंग ईमानदारी और निष्ठा के खिलाफ है। The reality is that there are people today working for Wipro and working directly for one of our competitors. Right? We've actually discovered 300 people in the last few months who are doing exactly that. To me, it's a complete violation of integrity in its deepest form. So that was what I was referring to. There's no space for someone to work for Wipro and competitor X, Y, and Z, and I think they would feel exactly the same way if they were to discover the same situation. So that's what I meant, and so I do stand by what I said. तो रिशाद कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा था उस पर कायम है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले उनका बयान था कि मूनलाइटिंग चीटिंग है। मूनलाइटिंग पर इतनी चर्चा आखिर क्यों हो रही? क्या एथिकल तरीके से मूनलाइटिंग की इजाज़त मिलनी चाहिए? यानी आप एक जगह काम करें और दूसरी जगह भी आपको काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। जोमेटो जैसी कंपनी ने इसकी शुरुआत देश में की, कुछ और कंपनी ने समर्थन किया, लेकिन रिशाद प्रेम जी ने न सिर्फ इसका विरोध किया बल्कि ऐसा करने वाले 300 लोगों को अपनी कंपनी से निकाल दिया। तो आज इसी पे होगी चर्चा। मूनलाइटिंग है चीटिंग? शाम 5:57 पर जरूर जुड़िए आज हमारे साथ कंज्यूमर अड्डा में। टेलीकॉम सेक्टर में दूसरे चरण के सुधारों के लिए दूरसंचार विभाग ने ड्राफ्ट बिल जारी कर दिया है। इसमें ओटीटी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप पर रेगुलेशन की बात कही गई है। और खबर पे अपडेट लेते हैं, हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, दो बातें मोटी यहां इंपॉर्टेंट लग रही है। पहली बात तो ये कि
यहाँ पर जो नीलामी है अब उसकी प्रक्रिया खत्म होगी शायद, जो हम समझ पा रहे हैं, और ये सीधा आवंटन होगा। और दूसरा ये कि अब OTT हो गए या फिर ऐप्स हो गए, उनके ऊपर भी रेगुलेशन या शिकंजा यहाँ कसता हुआ दिखाई देगा। देखिए, सरकार जो है टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने एक ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल जो है जारी किया है। इसके जरिए सरकार जो है टेलीकॉम कंपनियों की लाइसेंस की शर्तों में बदलाव करेगी, जिससे कंपनियों को राहत जो मिलेगी। सबसे पहले तो जो सरकार है अब टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन जो है वो भी कर पाएगी। अभी तक सरकार जो है कंपनियों को स्पेक्ट्रम जो है नीलामी के जरिए देती थी। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो OTT ऐप्स हैं जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, वो भी रेगुलेशन के दायरे के अंदर जो है वो आएंगे। इसके अलावा सरकार जो है टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर पेनल्टी जो है वो भी कम करने की तैयारी जो कर रही है। अभी तक कंपनियों के ऊपर 50 करोड़ रुपए की अधिकतम पेनल्टी जो है वो लगती थी, लेकिन अब कंपनियों के ऊपर 1 से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी जो है वो लगेगी। साथ ही साथ सरकार ने जो है कंपनियों की दिवालिया घोषित करने की शर्तों को भी काफी आसान जो है वो कर दिया। ये बिल जो है सरकार को अधिकार देगा कि वो किसी भी कंपनी का जो इंटरेस्ट है, ये पेनल्टी है, उसको वेव ऑफ जो कर पाए। तो हो सकता है इससे आने वाले दिनों में जो टेलीकॉम कंपनी है उसको काफी राहत जो है मिले। तो कुल मिलाकर के सरकार जो है स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की तरफ जो है बढ़ रही है। तो 20 अक्टूबर तक सभी की राय जो है इसके ऊपर मांगी गई है। उसके बाद सरकार जो है शीत सत्र में संसद से इसकी मंजूरी जो है लेगी, और उसके बाद ये नई गाइडलाइंस जो है, जो बिल की गाइडलाइंस है वो जारी हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस आ गई और अब कंपनियां इस पर राय देंगी टेलीकॉम के लिए। लेकिन क्या बड़े बदलाव थे वो आपको बताए असीम मनचंदा ने। इधर देश में नकली सामान का बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है। फिक्की की संस्था फिक्की कास्केड ने 5 प्रमुख सेक्टर्स का सर्वे किया और पाया कि इन सेक्टर्स में नकली सामान का बाजार 2,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसमें सबसे ज्यादा नकली सामान FMCG और पैकेज फूड सेगमेंट में है, जो कुल मिलाकर नकली या स्मगल किए गए सामान का 3/4 है। अवैध व्यापार से देश में करीब 16 लाख रोजगार भी कम हुए हैं। सरकार को इन 5 सेक्टर्स में अवैध व्यापार से करीब 58,000 करोड़ के टैक्स का घाटा भी लगा है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा अवैध तंबाकू और शराब व्यापार की वजह से सरकार को हुआ है। इस बारे में फिक्की कास्केड के चेयरमैन अनिल राजपूत से खास बातचीत हमने की है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में अवैध व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा समय से फिक्की कैस्केड काउंटरफिट प्रोडक्ट्स और स्मगलिंग के खिलाफ एक मुहिम चला रहा है। हमारे साथ अनिल राजपूत जी हैं। सर, ये बताइए कि ये जो इस बार के जो आपने एक रिपोर्ट जारी की है उसके की हाइलाइट्स क्या हैं, क्या बताती है ये रिपोर्ट? स्मगलिंग की समस्या और काउंटरफिटिंग की समस्या कितनी गंभीर है इस वक्त? ये फिक्की कैस्केड हमने 2011 में शुरू किया था, और जब हमने शुरू किया तो उस वक़्त कोई डेटा अवेलेबल नहीं था हमारे पास। तो हमने फर्स्ट रिपोर्ट उस टाइम पे करी, और 10 साल बाद अब जो दोबारा रिपोर्ट करी है तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है लॉस टू द रेवेन्यू एंड टू द एक्सचेकर। अगर सारे देश के हर सेक्टर में हर चीज़ जो बाहर से स्मगल होके आ रही है उसको लेंगे तो ये फिगर बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। सर, देश में इस वक्त कौन से वो सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा जिनमें काउंटरफिटिंग या स्मगलिंग के मामले आ रहे हैं? ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा एक सेक्टर है जिसमें ज़्यादा सामान आ रहा है। हर सेक्टर में सामान आ रहा है, क्योंकि कंज्यूमर को कई बार पता ही नहीं लगता कि ये असली सामान है या नकली है, बिकॉज काउंटरफीट प्रोडक्ट्स दे मेक फॉर द सेम ब्रांड, सो कंज्यूमर को पता नहीं लगता। तो आंखें खोल देने वाला सर्वे है ये। इतना हजारों करोड़ों का नकली सामान देश में, सरकार का तो नुकसान है ही, लेकिन एक कंज्यूमर का भी नुकसान कि उसे नकली सामान मिलता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे देश भर में PFI के ठिकानों पर NIA ने की है सर्जिकल स्ट्राइक। NIA और ED ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। आज NIA और ED की टीमों ने देश के 10 राज्यों में PFI के दफ्तरों और ऑफिस बेरर्स के घरों पर एक साथ छापे मारे। इस छापेमारी के दौरान PFI केस से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस खबर पर अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता हमारे साथ। तो विवेक, PFI के खिलाफ इस बड़े ऑपरेशन में अब तक क्या कुछ निकल कर आ रहा है? क्या इस छापेमारी में कुछ हाथ लगा है एजेंसीज के?
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PIFI पर पैन इंडिया अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया है, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने ये आज देर रात आज तड़के से ये छापेमारी की। पैन इंडिया ये छापेमारी की गई है, 10 राज्यों में ये छापेमारी हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो छापेमारी का असर देखा जाएगा वो केरला, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इन 3 स्टेटों में 60 से ज्यादा लोकेशन पर एक साथ छापेमारी की गई है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी ये छापेमारी जारी है और अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि इस पूरे छापेमारी में ED और NIA ने कुल 114 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो PIFI से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका PIFI में जो दफ्तर में काम करते हैं या फिर जो PIFI से डायरेक्ट लिंक है उनसे जुड़ा गया है। 2 केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है। पहली जो NIA जो टेरर लिंक की जांच कर रही है कि जो PIFI के लोग जो अंदर काम करते हैं क्या उनका लिंक टेरर एक्टिविटी में है या नहीं, वो जांच हो रही है। दूसरी केंद्रीय एजेंसी ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED जांच ये कर रही है कि जो फंडिंग PIFI को आती है, जो फॉरेन फंडिंग आती है, उन पैसों का कहीं टेरर एंगल में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए बड़ी मात्रा में PIFI को फंडिंग आती है, खासकर गल्फ कंट्री से बड़ी मात्रा में फंडिंग आती है। तो ED ये जांच करना चाहती है कि आखिरकार जो पैसे आ रहे हैं वो कौन भेज रहा है, और जो पैसे हिंदुस्तान में PIFI को भेजे डोनेशन के नाम पे आ रहे हैं वो पैसा आखिरकार PIFI तो टेरर फंडिंग के लिंक्स तलाशे जा रहे हैं। लेकिन बड़ी मुहिम आज 10 राज्यों में कई ठिकानों पर एक साथ ED और NIA की छापेमारी PIFI के ऊपर। चलिए आगे बढ़े। हैदराबाद में T20 क्रिकेट मुकाबले की टिकट बिक्री के दौरान आज भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई लोग घायल होने की सूचना है। टिकट खरीदने के लिए देर रात से ही क्रिकेट फैंस स्टेडियम के बाहर पहुंचने लगे थे। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हैदराबाद में 25 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच होना है। चलिए तो आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया, लेकिन आज शाम 2 बड़े प्रोग्राम। शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा, जहां आपके लिए मून लाइटिंग यानी एक साथ 2 काम करने, 2